Hello students, welcome back. Today we are going to continue our chapter The Crisis of Democratic Order. Last lecture में हमने बात की थी इमरजेंसी की कि इमरजेंसी क्या थी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाई थी, कब लगाई थी और उसके पीछे रीजन क्या थी, राइट? Today we are going to discuss about the consequences of इमरजेंसी की। जो ये इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी उसका नतीजा क्या निकला था, उसके परिणाम क्या हुए थे। ये जो 1975 में एक आप ध्यान रखेंगे, इसमें आपका ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, व्हेन इमरजेंसी इम्पोज्ड, कि इमरजेंसी कब लगाई गई। तो यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड दैट इट वाज इन 1975। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी in 1975 had far-reaching consequences and affected every sphere of life। यानी कोई भी लाइफ का कोई भी पहलू, सोसाइटी का कोई भी पहलू ऐसा नहीं था जिस पर इमरजेंसी ने अफेक्ट ना किया हो। स्ट्राइक्स वर बैंड, स्ट्राइक करना बैन कर दिया था। मेनी ऑपोजिशन लीडर्स वर पुट इन जेल। गवर्नमेंट सस्पेंडेड द फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की जो आज़ादी थी उसको खत्म कर दिया गया। सेंसरशिप लगा दी गई, लीडर्स को उठाकर जेल में डाल दिया गया और न्यूज़पेपर्स को ये बोला गया कि अगर उन्हें कुछ भी प्रिंट आउट करना है, कुछ भी निकालना है, तो उसके लिए उन्हें पहले अपना सारा मैटर, व्हाटएवर दे वांट टू पब्लिश, उसे पहले अप्रूव करवाना होगा। Newspaper were asked to get prior approval for all material to be published. Government banned राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो आरएसएस है, उस संघ को उसे सब बैन कर दिया। इसके अलावा जमायते इस्लामी जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी उस पर भी बैन लगा दिया। वेरियस फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन स्टूड सस्पेंडेड, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स थे जिन्हें खत्म कर दिया गया, जैसे कि राइट टू सिटीजन टू मूव टू द कोर्ट फॉर देयर फंडामेंटल राइट। की अगर जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट किसी भी तरीके से अगर वो आपको नहीं मिल रहा या वो वायलेट हो रहा है तो यू कैन मूव टू द कोर्ट। लेकिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स को के लिए कोर्ट में जाने का जो हमारा राइट था, फंडामेंटल राइट, उसको भी समाप्त कर दिया, right? And the government made extensive use of preventive detention. अंडर दिस प्रोविजन गवर्नमेंट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन का बहुत भरपूर यूज किया। अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, इस प्रोविजन के अंडर क्या होता है कि पुलिस कैन अरेस्ट एनीवन विदाउट, किसके लिए अरेस्ट कर लेते हैं कि चाहे उन्होंने कोई ऑफेंस, कोई अपराध किया है या नहीं किया, लेकिन अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि वो अपराध कर सकते हैं तो ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट वो उनको अरेस्ट कर सकते हैं। अंडर दिस प्रोविजन पीपल आर अरेस्टेड एंड डिटेन्ड नॉट बिकॉज दे हैव कमिटेड एनी ऑफेंस बट ऑन द एप्रीहेंशन दैट दे मे कमिट एन ऑफेंस। यानी इसलिए अरेस्ट नहीं करते कि उन्होंने कोई अपराध किया है, बल्कि इसलिए भी अरेस्ट कर लेते हैं कि उन पर डाउट डाला जाता है कि अगर उन्हें खुला छोड़ दिया गया, अगर उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया तो वो कोई ना कोई ऑफेंस कर सकते हैं। हाबियस कॉर्पस पिटिशन कैन नॉट बी चैलेंज। अब जो ये पिटिशन क्या है, इस पिटिशन के अंडर क्या है कि अगर आपको कोर्ट में किसी भी धारा के अंडर अगर आपको जेल में डाल दिया है तो आपको कोर्ट में ले जाया जाता है और उसमें प्रूव किया जाता है कि आपने वाकई ही कोई ना कोई ऐसा ऑफेंस किया है। लेकिन इसमें ये चीज खत्म कर दी गई, यानी जिस भी लीडर को अरेस्ट किया गया उनको इस पिटीशन को फाइल करने का राइट ही नहीं था। हाई कोर्ट गेव अ ग्रीन सिग्नल to use habeas corpus, but in 1976 Supreme Court denied it. हाई कोर्ट ने ये कहा कि इसका यूज किया जा सकता है इस पिटीशन का, लेकिन 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे करने से मना कर दिया। अब इसका मतलब क्या था कि एक ऐसा फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसे जब सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया तो ये चीज क्या दिखाती थी, इट मेंट दैट ड्यूरिंग इमरजेंसी द गवर्नमेंट कुड टेक अवे द सिटीजंस राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, कि लोगों का जो राइट टू लाइफ है, जो राइट टू लिबर्टी है, वो भी गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिया।
इट वॉज जस्ट मोस्ट कंट्रोवर्शियल जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया था ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा। जो ऑपोजिशन वाले थे उन्होंने इसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा आवाज उठाई। न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में लिखा जाने लगा कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह का डिसीजन देकर ह्यूमन राइट्स को कैसे वायलेट कर सकती है, राइट। तो इनमें कौन कौन से न्यूज़पेपर थे, जैसे इंडियन एक्सप्रेस, द स्टेटमेंट, ये न्यूज़पेपर थे जिन्होंने इसका विरोध किया। और उसका नतीजा क्या निकला, इन जो पेपर्स थे प्रोटेस्ट करने की वजह से इनको सेंसरशिप कर दिया गया था, यानी इनमें जो था बैन लगा दिया गया था। तो ये बैन लगाना कि न्यूज़पेपर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं छाप सकते, कुछ भी प्रिंट आउट नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द सेंसरशिप। इट्स योर 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेंसरशिप। इसके अलावा आपका यहाँ से ये भी आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये क्या होता है, राइट। हैबियस कॉर्पस पिटीशन क्या होती है, दिस क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड। अब इसके अलावा ये तो बात थी न्यूज़पेपर, कौन कौन से न्यूज़पेपर्स थे मेनली जिनको बैन किया गया था, इंडियन एक्सप्रेस एंड स्टेट्समैन। मैगजीन्स थी जैसे कि सेमिनार एंड द मेन स्ट्रीम, ये वाली क्या थी, ये मैगजीन जो थी चूज टू क्लोज डाउन, क्योंकि इन्होंने बंद अपने आप को क्यों किया, क्यों क्लोज डाउन किया, बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू राइट, वो लिखने की उन्हें इजाजत ही नहीं थी विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। हिंदी राइटर थे, दैट वाज फणीश्वर नाथ रेणु जो एक हिंदी राइटर थी, उन्हें पद्मश्री का अवार्ड मिला था। तो उन्होंने क्या किया, अपना ये अवार्ड जो था गवर्नमेंट को रिटर्न कर दिया। किस लिए रिटर्न किया, इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रेक ऑफ डेमोक्रेसी, कि अगर ह्यूमन राइट्स खत्म किए जा रहे हैं, राइट टू लाइफ खत्म किया जा रहा है, राइट टू लिबर्टी खत्म किया जा रहा है, तो एक तरह से डेमोक्रेसी को भी समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए इसी विरोध में उन्होंने क्या किया, दे ही जो उनको अवार्ड मिले थे उन अवार्ड को उन्होंने रिटर्न कर दिया। द पार्लियामेंट आल्सो ब्रॉट मेनी न्यू चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे बड़ा चेंज क्या किया गया, इन द बैकग्राउंड ऑफ रूलिंग ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट इन इंदिरा गांधी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, एक अमेंडमेंट किया। अब इस अमेंडमेंट का मतलब क्या था, इससे पहले हमने पढ़ा था कि ये बोला गया था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने कि जो इंदिरा गांधी के इलेक्शंस हुए थे जिनमें इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी है वो इनवैलिड है, राइट। लेकिन यहाँ पर अहमदाबाद हाई कोर्ट ने क्या डिक्लेयर कर दिया, दैट इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कुड नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट, कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, इसके अलावा प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है उनको कोर्ट में चैलेंज किया ही नहीं जा सकता। इस अमेंडमेंट के बेस का मतलब क्या था, इसका अर्थ क्या था कि जो इंदिरा गांधी के इलेक्शंस हुए थे वो दैट वर राइट, उनको हम चैलेंज कर ही नहीं सकते क्योंकि बिकॉज शी वाज प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, क्लियर। सो द 42nd अमेंडमेंट वाज आल्सो पास्ड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। ये जो थी ये अमेंडमेंट जिसमें ये कहा गया कि इनके इलेक्शंस को आप किसी भी तरीके से पॉइंट आउट कर ही नहीं सकते, उनको चैलेंज कर ही नहीं सकते। इस अमेंडमेंट ये कब की गई थी, दिस अमेंडमेंट वाज द 42nd अमेंडमेंट, जब उसमें थोड़ा चेंज किया गया था, बदलाव किया गया था। आपसे अगेन यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द 42nd अमेंडमेंट, क्या किया गया था। अब इस अमेंडमेंट में और भी बहुत सारे चेंज किए गए थे, वो कौन से चेंजेस थे, अमंग द वेरियस चेंजेस मेड बाय दिस अमेंडमेंट, one was that the duration of legislature in the country was extended from 5 to 6 years, यानी कि जो लेजिस्लेचर जो हमारी गवर्नमेंट है एज वी ऑल नो ज्यादा उसका टाइम पीरियड कितना होता है 5 ईयर, लेकिन इस अमेंडमेंट जो ये 42nd अमेंडमेंट हुई थी इसमें क्या बोला कि ये जो टाइम पीरियड है ये 5 साल का नहीं है बल्कि इट इज एक्सटेंडेड अप टू 6 ईयर्स, 5 साल नहीं बल्कि 6 साल तक ये गवर्नमेंट चलेगी। तो इन दिस वे वी हैव सीन कि ये जो अमेंडमेंट किया गया, पार्लियामेंट बुलाई गई, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजंस दिया, ये सारे डिसीजन जो थे क्या थे, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। नतीजा क्या हुआ, इन सब को लेकर कंट्रोवर्सीज शुरू हो गई, कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी। अब इमरजेंसी को लेकर इसके अगेंस्ट कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई।
इमरजेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एपिसोड्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। सबसे ज्यादा अगर कंट्रोवर्शियल कोई एपिसोड रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में, भारतीय राजनीति में, तो वो कौन सा एपिसोड है? दैट इज इमरजेंसी। वन रीजन, अब इसके पीछे कारण क्या थे? अगेन इट्स योर क्वेश्चन कि व्हाई इमरजेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एपिसोड इन इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में जो इमरजेंसी थी, आपातकाल था, वो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल इशू क्यों रहा? तो इसके दो कारण थे। सबसे पहला क्या है? दैट इज दैट देयर आर डिफरिंग व्यू पॉइंट्स अबाउट द नीड टू डिक्लेयर इमरजेंसी, कि इमरजेंसी डिक्लेयर करने के पीछे अलग अलग विचार थे, अलग अलग व्यूज थे। दूसरा क्या था? दैट यूजिंग द पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट प्रैक्टिकली सस्पेंडेड द डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 352 था, जो ये कहता है कि इमरजेंसी में सारी पावर रूलिंग पार्टी के हाथ में आ जाती है, उस आर्टिकल का रूलिंग पार्टी, जो कि उस समय कांग्रेस की पार्टी थी और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे, उन्होंने इस आर्टिकल का मिसयूज किया। मिसयूज किसके लिए किया? खुद पावर में बने रहने के लिए। अब अपने आप को पावर में बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया? जितनी भी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग्स थी, जैसे स्ट्राइक करना, प्रेस में लिखना, मीडिया पेपर्स में लिखना, मैगजीन्स, इन सब के ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया। तो एक तरह से उन्होंने जितनी भी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग थी उन सबको समाप्त कर दिया। ऐसा इन्वेस्टिगेशन बाय शाह कमीशन। अब ये जो दोनों पॉइंट्स, ये हमें कैसे पता चलते हैं? बाद में इमरजेंसी जब बाद में जब ये हुआ था, खत्म होने के बाद शाह कमीशन बैठा था। शाह कमीशन ने इसको वेरीफाई किया था कि क्या वाकई जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो ठीक थी, इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ, उसके लिए क्या रीजंस थे। ये सारी बातें देखने के लिए शाह कमीशन बिठाया गया था आफ्टर द इमरजेंसी। उन्होंने ये पाया, शाह कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो ये कहती है that there were many excesses committed during the emergency, कि इमरजेंसी के दौरान बहुत ज्यादा जो थे एक्सेसेस किए गए, यानी कि बहुत ज्यादा ऐसे काम किए गए जो कि हमारी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को समाप्त करते हैं। राइट? तो वॉज द इमरजेंसी नेसेसरी? अब फिर क्वेश्चन ये आता है कि क्या इमरजेंसी लगानी जरूरी थी? उसके बिना क्या गुजारा नहीं था? तो कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली मेंशन्ड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस एज अ रीजन ऑफ डिक्लेयरिंग इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 352 है वो क्लियरली ये कहता है कि इमरजेंसी कब लग सकती है? सिर्फ उस समय जब वाकई कोई ऐसी इंटरनल थ्रेट है जिससे देश की यूनिटी को कोई खतरा है, ओनली इन दैट केस इमरजेंसी लगाई जा सकती है। लेकिन बिफोर 1975 इमरजेंसी वाज नीड प्रोक्लेम्ड ऑन दिस ग्राउंड। 75 से पहले केवल इसी आधार पर इमरजेंसी लगाई जा सकती थी कि अगर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रही है तो। बट आफ्टर इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड, questions and debates arose either emergency was necessary or not। जब इमरजेंसी लगा दी गई तो अपोजिशन वाले ये क्वेश्चन करने लगे कि क्या इमरजेंसी की जरूरत थी। इस पर बहुत सारे डिबेट्स भी होने लगे। द कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई of India believed that there was an international conspiracy against the unity of India। उनका ये कहना था कि इस तरीके से इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई है वो एक तरह से ये दिखाता है कि एक कॉन्सिपरेंसी है, यानी एक षड्यंत्र है। किसके अगेंस्ट ये कॉन्स्पिरेसी है? ये कॉन्स्पिरेसी है अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ इंडिया, भारत की यूनिटी के अगेंस्ट। द गवर्नमेंट आर्ग्यूड that in a democracy the opposition party must allow the elected ruling party to go on according to its policies। अब गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या सफाई दी? इंदिरा गांधी सरकार ने इसमें क्या सफाई दी कि जो ऑपोजिशन पार्टीज थी वो रूलिंग पार्टी को अपनी पॉलिसीज, अपनी नीतियों के अकॉर्डिंग काम नहीं करने दे रही थी। गवर्नमेंट को ये लगा that frequent recourse to agitation, protest and collective action are not good for democracy। कि अगर लोग एजिटेशन करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं या कोई कलेक्टिव यानी मिलकर कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन करते हैं जो उसके पॉलिसीज के अगेंस्ट जाता है, तो वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। ये बहाने, ये जो बात थी, ये क्लैरिटी अपनी तरफ से किसने दिया था? रूलिंग पार्टी ने। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इमरजेंसी क्यों लगाई थी। लेकिन दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। अब इसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा कि अगर पॉलिसीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होंगे
कलेक्टिव लोग अगर इसके अगेंस्ट आएंगे तो इससे लीड टू द इंस्टेबिलिटी एंड डिस्ट्रैक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इट्स रूटीन टास्क ऑफ डेवलपमेंट। तो इससे जो विकास का एक रूटीन टास्क है, विकास का जो एक प्रक्रिया चलती है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है और गवर्नमेंट प्रॉपर रूप से डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दे पाती है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं हो पाती है। इंदिरा गांधी रोट अ लेटर टू शाह कमीशन, शाह कमीशन को इंदिरा गांधी ने एक लेटर लिखा दैट दिस लॉयल फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस जो गवर्नमेंट पर विश्वास नहीं करती थी, या वो फोर्सेस जो विश्वास करने के लायक नहीं है, वो ऑपोजिशन पार्टीज वाले, वर ट्राइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोग्रेसिव प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड वर अटेम्प्टिंग टू रिमूव हर फ्रॉम पावर। उनका ही कहना था कि ये इमरजेंसी क्यों लगानी पड़ी, क्योंकि ऑपोजिशन वाले जो थे वो उनके प्रोग्रेसिव प्रोग्राम, जो डेवलपमेंट को लेकर प्रोग्राम्स बनाए गए थे, उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे थे, उनमें बाधा पैदा कर रहे थे, और उनकी ये कोशिश थी कि किसी तरीके से उन्हें यानी इंदिरा गांधी को पावर से हटाया जाए। ऑन द अदर हैंड, अब इसके जवाब में जो ऑपोजिशन वाले थे, जो क्रिटिक्स थे, उनका क्या कहना था? On the other hand, the critics of the emergency argued that those who were arrested were never tried for any anti-national activity. कि जिन लोगों को, जिन लीडर्स को अरेस्ट किया गया है, उन्होंने कभी भी कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी की ही नहीं है। सेकेंड थिंग, उनका ये भी कहना था, they said that if some agitation had overstepped their limits, कि अगर कोई एजिटेशन अपनी लिमिट को क्रॉस कर भी गया, still in that condition government had enough routine power to deal with it. उसके पास रूटीन में ही इतनी पावर है कि वो इस तरह की एजिटेशन को कंट्रोल कर सकता है, उसके लिए इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं है। There was no need to suspend democratic functioning and to impose emergency. इन कामों के लिए, एजिटेशंस को रोकने के लिए, इस तरीके के कोई भी कार्य को रोकने के लिए गवर्नमेंट को ना तो इमरजेंसी लगाने की जरूरत है, ना ही लोगों के जो डेमोक्रेटिक राइट्स है, डेमोक्रेटिक जो फंक्शनिंग है, उसे समाप्त करने की जरूरत है। ऐसे में अब ये सारा क्या है कि क्या क्या उसके बाद हुआ, इंदिरा गांधी ने क्या कारण दिए, क्रिटिक्स ने उन पॉइंट्स को कैसे काटा। अब यहाँ आपका एक क्वेश्चन और आ सकता है कि कौन सा कमीशन था जो इमरजेंसी की इंक्वायरी के लिए बिठाया गया था, which was what's the name of that commission which inquire about the emergency? तो वो कौन सा कमीशन है? that was शाह कमीशन। फिर शाह कमीशन की रिपोर्ट में क्या कहा गया? शाह कमीशन ने ये कहा कि यस, जो भी इमरजेंसी में हुआ that was not the right thing, वो ठीक नहीं था, इमरजेंसी इंपोज करना कांग्रेस की, इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी गलती थी। राइट, all this is about the consequences of the emergency. In our next we will continue this chapter, उसमें हम बात करेंगे आगे कि इनके क्या जो थे, उसके बाद कंट्रोवर्सीज किस तरीके से आगे गई और क्या क्या हुआ। एक वन थिंग आई वांट टू से कि अगर आपको लगता है कि दैट यू आर गेटिंग ऑल द क्लैरिफिकेशन और ऑल द एक्सप्लेनेशन, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है रिगार्डिंग द चैप्टर, काइंडली शेयर इट एज मच एज यू कैन। थैंक यू।